सन 1971 से 1979 के 8 सालों में अफ्रीका के एक छोटे से देश युगांडा में करीब 1 लाख से 5 लाख लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और इन लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार था युगांडा का सनकी और आदमखोर तानाशाह ईदी अमीन, जिसे द बूचर ऑफ युगांडा यानी युगांडा का कसाई के नाम से भी जाना जाता था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डार्क क्राइम्स पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इतिहास के एक क्रूर और आदमखोर तानाशाह ईदी अमीन के बारे में। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और पसंद आए तो लाइक भी करना। अपने आप को ईदी अमीन दादा कहलाने वाले ईदी अमीन का जन्म 1923 में युगांडा के एक छोटे से शहर कोबोको में काकवा समुदाय में हुआ था। हालांकि ईदी अमीन के जन्म के बारे में एक और थियरी है कि उनका जन्म सन 1925 में या सन 1928 में युगांडा के पाटनगर कंपाला में हुआ था। ईदी अमीन एक बहुत ही गरीब मुस्लिम परिवार से थे। बचपन से ही ईदी अमीन के पिता ने उन्हें छोड़ दिया था। छोटी सी उम्र से ही उसने इस्लामी शिक्षा हासिल कर ली थी। बढ़ती उम्र के साथ अमीन का शरीर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा था। जवान होने तक वो एक 6 फीट 4 इंच के लंबे चौड़े बदन का मालिक बन गया था। सन 1946 में करीब 26 साल की उम्र में उसने किंग्स अफ्रीकन राइफल्स नाम की अंग्रेज सल्तनत की सेना में एक रसोइये के रूप में काम करना शुरू किया। यहीं से अमीन के पॉलिटिकल करियर की शुरुआत हुई। अमीन की कद काठी और उसकी बर्बरता को नोटिस करके ब्रिटिश अफसरों ने अमीन को सेना में एक सैनिक की पोस्ट पर रखा। सेना में काम करते हुए अमीन ने बर्मा, सोमालिया और केन्या के मऊ विद्रोहियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की। सन 1953 के केन्या के मऊ विद्रोह को कुचलने में अमीन ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। अमीन अब एक क्रूर और ताकतवर सिपाही बन चुका था। अपनी इस काबिलियत और क्रूरता की बदौलत अमीन एक आम सिपाही से सार्जेंट मेजर बना और फिर एफएनडी बनाया गया। एफएनडी अमीन के लिए सबसे बड़ा पद था, क्योंकि उस वक्त एक ब्लैक अफ्रीकन सिपाही एफएनडी से आगे नहीं जा सकता था। एक कुशल सैनिक होने के साथ साथ अमीन एक अच्छा एथलीट भी था। साल 1951 से 1960 10 साल तक ईदी अमीन युगांडा की लाइट हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप का विजेता रहा था। 10 साल तक कोई भी उसे हरा नहीं पाया था। शायद यही वजह थी कि ईदी अमीन युगांडा की जनता में कई हद तक लोकप्रिय बना रहा। 9 अक्टूबर 1962 युगांडा को अंग्रेज़ी हुकूमत से आज़ादी मिली। एपोलो मिल्टन ओबोटे, जो कि उस वक्त युगांडा पीपल्स कांग्रेस के चीफ थे, उन्हें एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, जबकि एडवर्ड मुतेसा, जो कि युगांडा के राजकीय घराना बुगांडा से थे और जिनके ख़ानदान के नाम से ही युगांडा नाम रखा गया था, उन्हें युगांडा का फर्स्ट प्रेसिडेंट घोषित किया गया। ईदी अमीन और ओबोटे का रिश्ता आज़ादी से पहले से ही अच्छा था। मिल्टन ओबोटे ने ईदी अमीन को युगांडा की मिलिट्री में फर्स्ट लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर नियुक्त किया। मिल्टन ओबोटे और ईदी अमीन ने मिलकर भी युगांडा के लोगों पर इतने अत्याचार किए कि ब्रिटिश सरकार ने ईदी अमीन पर मुकदमा चलाने की मांग की, पर इसके बजाय ओबोटे ने अमीन को यूके में ही मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। साल 1964 में यूके से वापस लौटते ही अमीन को मेजर बना दिया गया और उसे सेना में चल रहे विद्रोह को दबाने की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसमें सफल होने के बाद अमीन को मेजर से कर्नल बना दिया गया। सन 1965 में प्राइम मिनिस्टर ओबोटे और ईदी अमीन पर युगांडा के प्रेसिडेंट एडवर्ड मुतेसा ने सोना और कॉफ़ी की स्मगलिंग का इल्ज़ाम लगाकर संसद में जांच की मांग की। मिल्टन ओबोटे ने ईदी अमीन को चीफ ऑफ स्टाफ बनाकर आर्मी की पूरी बागडोर उसके हाथ में सौंप दी। मिल्टन ओबोटे ने 5 मिनिस्टर्स को गिरफ्तार कर लिया और 1965 वाले संविधान को बर्खास्त करके खुद को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया, जिसके बाद तत्कालीन प्रेसिडेंट मुतेसा अज्ञातवास में चले गए। ईदी अमीन अब आर्मी में अपनी पकड़ मजबूत करने लगा। उसने स्मगलिंग और साउथ सूडान के विद्रोहियों को हथियार बेचकर
उन पैसों से आर्मी के बड़े बड़े अफसरों को खरीद लिया। इतना ही नहीं, उसने आर्मी में अपने समुदाय काकवा के लोगों को बड़ी बड़ी पोस्ट पर तैनात करना शुरू कर दिया। उसने युगांडा में रहने वाले ब्रिटिश और इजरायली एजेंटों से भी अपना रिश्ता मजबूत किया। जब प्रेसिडेंट ओबोटे को इसकी भनक लगी तो उन्होंने अमीन को हाउस अरेस्ट यानी नज़रबंद करने का हुक्म दिया, पर अमीन अब किसी के ताबे में रहने वाला नहीं था। जब मिल्टन ओबोटे अमीन को हाउस अरेस्ट करने में असफल रहे तो उन्होंने अमीन को आर्मी में कम दर्जे वाली पोस्ट पर नियुक्त कर दिया। 25 जनवरी 1971 प्रेसिडेंट मिल्टन ओबोटे सिंगापुर में राजकीय दौरे पर गए हुए थे। वहीं से उन्होंने अमीन की गिरफ्तारी का आदेश दिया। किसी तरह ईदी अमीन को प्रेसिडेंट ओबोटे के इस आदेश की जानकारी मिल गई। अमीन ने अपनी मिलिट्री पावर का इस्तेमाल करके पूरे युगांडा को मिलिट्री से घेर लिया और सभी एयरपोर्ट को सील कर दिया। अपनी मिलिट्री पावर का इस्तेमाल करके अमीन ने सिर्फ 3 घंटों में युगांडा में तख्ता पलट कर दिया और ख़ुद को युगांडा का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। I have only come here for 5 minutes. I have come as a president of the Republic of Uganda. इसके बाद पूर्व प्रेसिडेंट ओबोटे वापस युगांडा ही नहीं आए और पड़ोसी देश तांजानिया में छुप कर रहने लगे। ईदी अमीन के प्रेसिडेंट बनते ही युगांडा में एक जश्न का माहौल बन गया। युगांडा की जनता में एक नया जोश और उत्साह था। अमीन ने सत्ता हासिल करते ही सबसे पहला काम राजकीय कैदियों को आज़ाद करने का किया, जिसमें ज़्यादातर लोग अमीन के सपोर्टर ही थे जिन्हें ओबोटे ने कैद कर लिया था। साथ ही अमीन ने ओबोटे की खुफिया पुलिस को भी बर्खास्त कर दिया, जिनका काम प्रेसिडेंट ओबोटे के खिलाफ हो रहे विद्रोह को दबाना था। पर साथ ही ईदी अमीन ने अब खुद की एक किलर स्क्वाड बनाई और इसी के साथ शुरू हुआ युगांडा में मौत और क्रूरता का नंगा नाच। अमीन की किलर स्क्वाड ने युगांडा में रहने वाले ओबोटे के समर्थकों को ढूंढ ढूंढ कर मारना शुरू कर दिया। सत्ता हासिल करने के पहले ही साल में अमीन ने करीब 9000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। ऐसा कहा जाता है कि सन 1971 से 1979 के 8 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं था जब युगांडा की सड़कों पर खून नहीं बहा हो। अमीन की किलर स्क्वाड, जिसे पब्लिक सेफ्टी यूनिट का नाम दिया गया था, वही कम से कम हज़ारों युगांडा वासियों के अपहरण और मौत की जिम्मेदार थे। सन 1972 में पूर्व प्रेसिडेंट मिल्टन ओबोटे, जो कि पड़ोसी देश तांजानिया में शरण ले रहे थे, उन्होंने आर्मी के कुछ बटालियन को भरोसे में लेकर फिर से सत्ता हासिल करने की कोशिश की। हालांकि ओबोटे इस मिलिट्री coup में कामयाब तो नहीं हो सके, पर अमीन पर इस घटना का गहरा असर हुआ। ओबोटे को इस मिलिट्री coup में अचोली और लांगो समुदाय के सैनिकों ने मदद की थी। अमीन ने इस नाकाम मिलिट्री coup के बाद तांजानिया के कई गांवों में भारी बमबारी की। इतना ही नहीं, युगांडा की आर्मी में जितने भी अचोली और लांगो समुदाय के ऑफिसर थे, सभी को मार दिया। अचोली और लांगो समुदाय से शुरू हुआ ये अत्याचार धीरे धीरे बाकी की आर्मी और युगांडा की आम जनता तक फैल गया। एक वक्त ऐसा आया जब युगांडा की आर्मी में युगांडा के सिर्फ 25% सैनिक ही बचे थे। बाकी के सैनिक दूसरे देश से आयात किए गए थे। अमीन अब दिन ब दिन क्रूर और सनकी बनता जा रहा था। कंपाला की एक होटल, नाइस मैंशन होटल को उसने अपने अत्याचारों का अड्डा बना दिया था। युगांडा में कोई भी अमीन के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं रखता था। जिसने भी कोशिश की उसे बुरी मौत मिली। अमीन ने युगांडा के बड़े बड़े अफसर, जिनमें युगांडा के चीफ पादरी, बैंक ऑफ युगांडा के गवर्नर और कई बड़े बड़े अधिकारी शामिल थे। अमीन को हर वक्त ये डर लगता था कि कोई उसका खून कर देगा। इस डर से वो बार बार अपना ठिकाना बदलता रहता था। अमीन युगांडा में जुल्म पर जुल्म किए जा रहा था, पर इनके खिलाफ ना तो देश में कोई बोल सकता था और ना ही इंटरनेशनल मीडिया के पास इन सब की कोई जानकारी थी। इसका एक बहुत बड़ा कारण अमीन की लीबिया के तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी के साथ दोस्ती भी थी। ईदी अमीन एक क्रूर शासक होने के साथ साथ अय्याश और लौंडियाबाज भी था। उसे जवान औरतों का बहुत शौक़ था। उसे जो भी लड़कियां पसंद आ जाती उन्हें वो अपने पास रख लेता और उनका हर तरीके से शोषण करता।
ईदी अमीन के बारे में एक और बात बहुत मशहूर थी, वो ये कि ईदी अमीन को इंसानी मांस खाना पसंद था। ये बात की पुष्टि तब हुई जब ईदी अमीन का पर्सनल डॉक्टर, जो कि हमेशा उसकी सेहत का ख्याल रखता था, वो एक बार ईदी अमीन के घर गया और शायद पानी पीने के लिए उसने फ्रीज़ खोला तो उसने देखा कि फ्रीज़ के अंदर एक इंसान का कटा हुआ सर और कुछ मांस रखा हुआ था। डर के मारे वो वही बेहोश हो गया। सन 1975 में ईदी अमीन को युगांडा के मुख्य न्यायाधीश से किसी बात पर नाराज़गी हो गई। ईदी अमीन ने न्यायाधीश की हत्या करवा दी और जब न्यायाधीश की लाश का पोस्टमार्टम चल रहा था, ईदी अमीन वहां पर आ गया। उसने सभी डॉक्टरों को कमरे से बाहर जाने का हुक्म दिया और करीब आधे घंटे तक अकेला लाश के साथ रहा। अमीन के जाने के बाद जब डॉक्टर्स रूम में वापस आए तो न्यायाधीश के जिस्म के कई हिस्से, जैसे उनका दिल और गुर्दा, गायब हो चुका था। जब किसी देश का शासक अय्याश और जुल्मी होता है, वो देश कभी ना कभी आर्थिक कंगाली की ओर चला जाता है। युगांडा भी बर्बादी की ओर आगे बढ़ रहा था। देश में इन्फ्लेशन 1000% हो चुका था। ईदी अमीन ने अपने कपटी दिमाग से इसका भी जोड़ निकाल लिया। देश की इस बदहाली का जिम्मेदार उसने युगांडा में रहने वाले एशियन नागरिकों को ठहराया। उस वक्त युगांडा में करीब 70,000 एशियाई लोग रहते थे, जिनमें ज़्यादातर हिंदुस्तानी नागरिक थे जो कि अंग्रेज़ी हुकूमत के दौरान या तो अंग्रेज़ी सेना में सिपाही के रूप में गए थे या व्यापार के सिलसिले में गए हुए थे। ईदी अमीन ने तानाशाही फरमान जारी करते हुए सभी एशियाई लोगों को 90 दिनों के अंदर युगांडा छोड़ने का आदेश दिया। इतना ही नहीं, युगांडा छोड़कर जाने वाले एशियाई लोगों को अपने साथ सिर्फ 2 ही बैग ले जाने की अनुमति दी। डर के मारे युगांडा से सारे एशियाई लोग चले गए, जिसके बाद अमीन ने इनकी सारी मिल्कत अपने चमचों में बांट दी। ईदी अमीन के पतन की कहानी भी इतनी ही दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए कि अपने आप को पूरे अफ्रीका का सबसे शक्तिशाली नेता बताने वाले ईदी अमीन के पतन का कारण एक छोटा सा देश तांजानिया बना। सन 1978 में अमीन ने लीबिया की सेना के साथ मिलकर तांजानिया की बॉर्डर का एक छोटा सा प्रदेश कागिरा पर कब्जा करने के लिए हमला कर दिया, जिसके जवाब में तांजानिया के प्रेसिडेंट जूलियस नायरे ने युगांडा और लीबिया की सेना को करारा जवाब दिया। तांजानिया की सेना युगांडा और लीबिया की सेना के साथ बड़ी ही बहादुरी से लड़ी। ये युद्ध करीब 6 महीने तक चला, जिसके अंत में तांजानिया की सेना ने युगांडा के पाटनगर कंपाला पर कब्जा कर लिया। हालांकि ईदी अमीन युगांडा से भागने में सफल रहा और गद्दाफी के लीबिया में पहुंच गया। वहां करीब 10 साल तक वो छिपकर रहा, जिसके बाद वो हमेशा के लिए सऊदी अरब के जिद्दा में चला गया। जिद्दा में उसने अपनी बाकी की ज़िंदगी गुमशुदगी में गुजारी। 19 जुलाई 2003 में अमीन की चौथी बीवी नालोंगो मदीना ने युगांडा की सरकार से अपील करते हुए बताया कि अमीन किडनी फेलियर की वजह से जिद्दा की किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में कोमा में हैं और वो अपने आखिरी दिन युगांडा में बिताना चाहती हैं, जिसके जवाब में युगांडा के प्रेसिडेंट योवेरी मुसेवेनी ने कहा कि अमीन को युगांडा वापस आने पर अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। 16 अगस्त 2003 को आखिरकार उसी हॉस्पिटल में ईदी अमीन की मौत हो गई। हालांकि जिस हिसाब से ईदी अमीन ने युगांडा की जनता पर जुल्म किए, उसके बदले में उसे कुछ भी सज़ा नहीं मिली, पर एक घमंडी तानाशाह को अपनी ज़िंदगी के 24 साल एक आम आदमी की तरह गुमशुदगी में छुप कर बिताना पड़े, वो भी किसी सज़ा से कम नहीं है। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल डार्क क्राइम्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें।